वर्ग दसम राजनीतिक शास्त्र या समाज शास्त्र का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र उसको देखते हैं। समाज शास्त्र का पहले पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती कैसे? उत्तर, यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगी। संभवतः वे भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं। दो भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनका हित समान होता है। यह समान हित ही रहे, क्योंकि सामुदायिक विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता के भाव बने रहते हैं। जैसे कि मुंबई में मराठियों के हिंसा के शिकार हुए लोगों की जातियां भिन्न भिन्न थीं, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे, जिस कारण वे भिन्न जातियों के होने के बाद भी एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है? उत्तर, जब सामाजिक अंतर से लोगों में विशेष होने की भावना भरने लगती है तो इससे सामाजिक विभाजन का जन्म होता है। जैसे उच्च वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोगों का अंतर सामाजिक विभाजन है। संपूर्ण देश में दलितीय वर्ग के लोग आमतौर पर गरीब, बेघर और कमज़ोर होते हैं, परंतु उच्च वर्ग के लोग अमीर और संपन्न होते हैं, जिसके कारण दलित वर्ग के लोगों को महसूस होने लगता है कि वह इनसे बिल्कुल अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र की व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट किया जाए। उत्तर, किसी भी देश की राजनीति वहाँ के सामाजिक विभाजन से अछूती नहीं रह सकती। राजनीतिक दल हमेशा ही किसी न किसी सामाजिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं सोची गई होती तो आज भारत विखंडित हो गया होता। आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अगड़ों के समक्ष लाने के लिए, यानी पिछड़े को अगड़ों के समक्ष लाने के लिए संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया है। साथ ही राजनीतिक दल भी दलितों को आरक्षण देने की बात कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सामाजिक विभाजनों के कारण उनके सदस्यों को संतुष्ट रखने के प्रयास में राजनीति के फलस्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, 70 के दशक के पूर्व भारतीय लोकतंत्र में राजनीति में सुविधाप्रस्त समूह के लोगों का वर्चस्व था। 1970 के पहले राजनीति पर सवर्ण जातियों का दबदबा रहता था। आरक्षण के तहत पर्याप्त सुविधा प्राप्त नेताओं का रहन सहन, उनकी शिक्षा दीक्षा और आर्थिक स्थिति अपनी जाति के अन्य लोगों से काफ़ी विकसित हो गई और वे सवर्णों की श्रेणी में आ गए। इनका एक अलग समाज बन गया। 70 से 90 के दशक के बीच उच्च वर्ग के लोगों और
मध्य वर्ग के लोगों के बीच राजनीति में वर्चस्व हुआ और इसी वर्चस्व के कारण संघर्ष चला और इसी वर्चस्व के लिए संघर्ष चला। 90 के दशक के बाद पिछड़ी जाति और दलित वर्ग के लोग राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे और इसकी नीतियों को प्रभावित करते रहे, लेकिन आधुनिक के दशक के राजनीति में दलित एवं महादलित के पक्ष में राजनीति का पलड़ा हमेशा झुकता रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? उत्तर, लोगों में अपनी पहचान के प्रति दृढ़ता की भावना पहला पॉइंट है। यदि किसी एक समुदाय के लोग स्वयं को विशिष्ट मानने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे तो उनका अन्य समुदाय के लोगों के साथ तालमेल बैठाना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि लोग एक व्यापक और राष्ट्रीय पहचान बनाएं और गर्व से स्वयं को उसका हिस्सा मानते हों तो यह समस्या नहीं होती। जैसे कि भारत में विभिन्न भाषाओं एवं धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अनेकता में एकता की बात को सच करते हुए लोग सबसे पहले स्वयं को भारतीय मानते हैं। इससे देश की अखंडता कायम रहती है और लोगों को प्रेम एवं भाईचारे से रहने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों की भूमिका। किसी समुदाय विशेष की मांग को राजनीतिक दल कैसे लेते हैं और उनका निपटारा किस तरह करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। संविधान के नियमों के अंतर्गत आने वाली हिस्से किसी भी ऐसी मांग का जिससे दूसरे किसी अन्य समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाता मान लेना उचित हो जाता है, लेकिन किसी ऐसी मांग को मान लेना उचित नहीं है जिससे किसी दूसरे समुदाय के लिए हितों को चोट पहुंचाती है। अगला पॉइंट है सरकार का रुख। किसी समुदाय विशेष की मांगों पर कोई सरकार कैसी प्रतिक्रिया कर रही है या कैसी प्रतिक्रिया करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को जो संविधान के दायरे में आती हो पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया जाए तो हमें उम्मीद है कि सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता। ऐसी किसी मांग को राष्ट्रीय एकता के नाम पर दबा दिया जाए तो आगे चलकर उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से दबाने से आगे चल के दुष्परिणाम हो सकते हैं। बल के प्रयोग से एकता कायम नहीं की जा सकती, बल्कि विद्रोह पनपता है जिसके देर सवेर दुष्परिणाम सामने आ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 10। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी या जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इस समाज में विभिन्न प्रकार के विभिन्नता पाई जाती है। लोकतंत्र का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में हो रहे इन सामाजिक विभिन्नताओं एवं असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाया जाए। जाति प्रथाओं के कारण आज शादी अपने ही जाति में करना उत्तम माना जाता है। जातीय प्रावधान होने के बावजूद भी हमारे समाज में छुआछूत विद्यमान है। एक जाति धर्म को दूसरे जाति या धर्म से बड़ा मानकर आपस में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इन सामाजिक कठिनाइयों के बीच सामंजस्य बिठाना लोकतंत्र की जिम्मेदारी या जिम्मेवारी बनती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, इसको भी स्पष्ट किया जाए। उत्तर, यद्यपि संविधान में जातिगत भेदभावों का खंडन किया गया है और जातिगत अन्यायों को
समाप्त करने पर बल दिया गया है। परंतु फिर भी आज के समय में भारत में जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई। छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है। आज भी एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह नहीं करते, न ही एक साथ बैठकर भोजन या अन्य मेल मिलाप करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं तो बहुत कम हैं। जिन जातियों में को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया है, उनके सदस्य लगभग आज भी संवैधानिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अगला क्वेश्चन, क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके दो कारण लिखिए। उत्तर, चुनाव में जातिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परंतु सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण हैं। नंबर 1, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति या एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के 2 से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो ऐसे में उस जाति का प्रभाव कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न प्रकार या विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक उदाहरण लिखें। भारत में संविधान के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, तो भी प्रायः सांप्रदायिक राजनीतिक अनेक रूप धारण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, सांप्रदायिक सोच अपने ही धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व जमाने की प्रायः कोशिश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुसंख्यकवाद का जन्म होता है। अतः अल्पसंख्यक समुदाय अपनी अलग राजनीति में निवास करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपने दैनिक जीवन में हम सांप्रदायिक राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। धार्मिक पूर्वाग्रह, अपने धर्म को उत्तम मानने की परंपरा इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है, सांप्रदायिकता का सबसे भयानक रूप हिंसा है। मारकाट, धर्म के नाम पर शोषण करना, जो देश के विभाजन के समय आज़ादी के बाद भी दिखा। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमज़ोर स्थिति में हैं। उत्तर, जीवन के विभिन्न पहलुएं निम्नलिखित हैं जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती है। नंबर 1, भारतीय समाज में अधिकतर महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के कब्जे में हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता के अवसर नहीं मिलते। नंबर 2, महिलाओं की साक्षरता दर आज भी 54%, जबकि पुरुषों की साक्षरता 76% है। क्योंकि इतनी ही लड़कियां स्कूल शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। अगला पॉइंट, लड़कियों को बोझ समझा जाता है तथा कई क्षेत्रों में पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। लड़कों को के जन्म पर जश्न मनाया जाता है और देश का लिंग अनुपात 850 से 800 तक गिर गया है। अगला पॉइंट, आज भी अधिक पैसे वाली प्रतिष्ठित नौकरियों में
महिलाओं का अनुपात कम है। भारत में एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में घंटों काम करती है। उसको ज़्यादातर काम के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं मिलते। अगला पॉइंट, महिला सांसदों की लोकसभा में संख्या पर्याप्त नहीं होते। राजनीति में उनकी बहुत बड़ी कम है। अगला प्रश्न, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या हो सकती है या क्या है? उत्तर, वर्तमान युग में महिलाओं की राजनीति में स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति कम है। लोकतंत्र में इनकी कुल संख्या लगभग 10% ही है, उतना भी नहीं है। इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं में इनकी भागीदारी 5% से भी कम है। इस विषय में भारत का स्थान दुनिया के बहुत से देशों के नीचे है। विशेषतः राजनीति पर पुरुषों का आधिपत्य स्थापित है। अतः कहा जा सकता है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रदर्शन लगभग नगण्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी के किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। संविधान के निर्माण करते समय धार्मिक आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया गया। भारत पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष देश बने, इसलिए सरकार ने संविधान में अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की है, जिसमें कुछ प्रावधान या दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान, धर्म और जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाए। किसी की अछूत कहने पर भी दंड दिया जा सकता है। किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में नहीं फरमाना चाहिए या अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उसी का पॉइंट नंबर 3, भारत में सभी नागरिकों को अपना इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को चुनने और उनका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के अनुकरण धार्मिक समुदाय के अनेक धर्म अनुकरण करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब अगला क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी ये पाठ बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।